भाई पहली बात तो ये है कि रॉक को तो हेड्स ऑफ है। दूसरी बात ये है कि WWE रॉक को मतलब हीलर दिखा रही है, बेबी फेस दिखाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, सारी चीजें मतलब उनकी इसी रिटर्न से करना चाह रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। उस पर हम आएंगे आगे, बट पहले अगर रॉक की बात कर ले तो भाई रॉक को तो हेड्स ऑफ है भाई। इसीलिए नहीं कि उनका कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था, कॉन्सर्ट तो उनका खैर अच्छा ही होता है, वो हमने पास्ट में भी देखा है, सीना के साथ राइवलरी में भी देखा है, देन पास्ट में भी पहले भी देखा है। कॉन्सर्ट में तो खैर रॉक एवरीबडी नोज कि भाई कमाल है, पर मैं उनको प्रेज करना चाहता हूँ उनकी डेडिकेशन के लिए कि भाई बंदा जब आता है ना किसी मैच के अंदर तो वो ऐसे ही नॉर्मली एक दो अपीयरेंस करने के लिए नहीं आ जाता है और फिर सीधा मैच रेसल करने। वो प्रॉपर मतलब टाइम होता है जब उसके पास, तब वो किसी मैच के लिए हाँ करता है और फिर प्रॉपर उस फ्यूड में टाइम देता है, इन्वेस्ट करता है एंड देन फिर वो मैच रेसल करते हैं। तो ये रॉक के अंदर खासियत है। सीना के साथ उन्होंने जब मैच कंपीट किया था WrestleMania 28 में तो उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया था, अपीयरेंस वगैरह करी थी, कॉन्सर्ट प्रोमोज ये सारी चीजें करी थी, बिल्डअप तगड़ा किया था, तब वो मैच हुआ था तो इंटरेस्टिंग लगा था। सिमिलर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उनके पास जब टाइम था तो उन्होंने ये मैच के लिए एग्रीमेंट करी और अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो शोज पर आ रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, कभी प्रोमो डिलीवर कर रहे हैं, कभी फेस ऑफ कर रहे हैं, कभी कॉन्सर्ट आज उन्होंने किया। तो डेडिकेशन है भाई बंदे, कितना बड़ा वो सुपरस्टार है, वो नॉर्मल आके एक प्रोमो भी कट कर सकता है, छोटी मोटी चीजें इजी हाथ रख सकता है, बट वो चीज ना करके फ्यूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी चीजें जरूरी हो रही है भाई वो कर रहा है। मतलब वो हील भी टर्न हो रहा है, वो कॉन्सर्ट भी यहाँ पर याद करने पड़ते हैं, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। देन चलो प्रिपेयर तो आपके पास टीम होती है, बट आप उसको याद कर रहे हो, देन उसको डिलीवर कर रहे हो, उसको उतनी अच्छी तरीके से भी डिलीवर करना होता है। तो सारी चीजें हैं भाई, मतलब वो इतनी सारी हैक्टिक ले रहा है इस फ्यूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आप ये भी चीज देखो कि क्या बंदे की डेडिकेशन है, जबकि उसको इन भसड़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल आके भी पेरेंट्स एक छोटी मोटी देकर भी बज क्रिएट कर सकता है। बट ये बात मानने वाली है कि भाई रॉक इस बिजनेस को भाई मानते तो बहुत ज्यादा है, गूज़बम्स आ जाते हैं उसको जब भी देखो, जब भी वो आता है रिंग में। तो इन पूरी चीजों के लिए हेड्स ऑफ है मेरी तरफ से। अब कुछ चीजें जो उन्होंने इंटरेस्टिंगली बोली इस पूरे कॉन्सर्ट में, उसके बारे में अगर बात करें तो पहले तो उन्होंने कोडी रोड्स के जो स्टारडस्ट कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ बात करी कि मतलब उनके फादर ने तो उन्हें अच्छे रेस करने की कोशिश करी, बट वो कुछ इस तरीके से बन गए, स्टारडस्ट वाला कैरेक्टर वो बताते हैं। देन सेथ रॉलिंस के लिए वो ये चीज बोलते हैं कि भाई तुझसे ज्यादा फेमस तेरी वाइफ बेकी लिंच है, जो कि काफी लोग उनको पहले भी पास्ट में बोल चुके हैं। देन कोडी रोड्स को ये चीज बोलते हैं कि हमारी जो मदर है उनके बारे में, जब वो बात करते हैं उनकी मदर के बारे में, तो वो ये बताता है कि कोडी रोड्स कोई बेल्ट नहीं पकड़ाने वाला है तुमको, जो बेल्ट है वो मैं पकड़ाने वाला हूँ। और वो बेल्ट लेकर भी आते हैं एक, और वो बताते हैं कि इसी बेल्ट से मैं कोडी रोड्स को मारूंगा, उसका जो बी वगैरह है वो सारा इस बेल्ट में गिरेगा। देन फ्रंट रो में तुम बैठना ताकि मैं आकर तुम्हारे लैप पर जो है वो बेल्ट को रख सकूं, तुम्हारे टेयर्स वगैरह जो है वो उस बेल्ट पे गिरेंगे और मैं फिर तुम्हारे कान में विस्पर करूंगा यू आर वेलकम। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्सर्ट में ये चीजें बोली, कॉन्सर्ट के जरिए से, नॉट इन अ प्रोमो वे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो, ऑब्वियस सी बात है, एंड मजा आया। पर्सनली कॉन्सर्ट तो था ही अच्छा, बट डेडिकेशन के लिए अगेन लाइक आई सेड कि हेड्स ऑफ है भाई बंदे को। अब एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है कि भाई एक तरफ आप उसको दिखा रहे हो हील, अब दूसरी तरफ आप उसको ओवरऑल मतलब पूरा बेबी फेस आज दिखाया उन्होंने। अगर आप आज पूरा ध्यान से आज का आपने सेगमेंट देखा होगा, कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा कि वो कोई हील है। बस उसने जब सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स के बारे में बात करी तब उसने थोड़ा सा वो वैसी चीजें बोली, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो पूरा बेबी फेस वाला आज सीन जो है वो देखने को मिला हमें उनके इस पूरे सेगमेंट में। और हाँ, उनका जो ओल्ड म्यूजिक है उसको वापस लाया गया है, थोड़ा सा मतलब मिक्स फिक्स करके उसको बनाया गया उनका ओल्ड वाले म्यूजिक को। तो उनके जो म्यूजिक है, एंट्रेंस म्यूजिक है, उसमें भी WWE रेगुलरली चेंजेस करते हुए नजर आ रही है, जो कि ठीक है। WWE आई थिंक फोकस कर रही है इस पूरी फ्यूड में, बिकॉज मेन फ्यूड है, मेन चीज है रेसलमेनिया के लिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी नेक्स्ट वीक फेस ऑफ होने वाला है कोडी रोड्स और रोमन रेंज का, तो नेक्स्ट वीक रॉक नहीं होने वाले हैं शो पर, बट हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंज देखने को मिलेंगे। तो दैट मींस इतना तो यहाँ से दिख रहा है कि WWE कुछ ना कुछ तो स्मैकडाउन में अब करने वाली है। रॉक नहीं होंगे अपेयर तो फिर ये चीज करेगी, जैसे कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स का फेस ऑफ है, जो कि अगेन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि काफी समय से दोनों फेस ऑफ नहीं आए हैं क्योंकि मेन मैच तो भाई इन्हीं दोनों का है ना अगर आप देखो तो, क्योंकि फोकस तो सारा टैग टीम मैच पे चला गया है, बट एक्चुअली में जो मेन इवेंट है नाइट 2 की भी, वो तो यही मैच है। तो आई गेस बहुत ही अच्छा डिसीजन है WWE का, रॉक को थोड़ा सा साइड रख के इन दोनों के मैच को भी आपको बिल्डअप करना ही होगा, बिकॉज इवेंचुअली तो यही मैच होने वाला है। सो ये मेरे को अच्छा डिसीजन लगा। लेट्स सी नेक्स्ट वीक के लिए WWE क्या चीज प्लान करने वाली है, एंड आई होप कि वहां पर सेथ रॉलिंस वगैरह ना आए। आई होप कि एक 1-on-1 वाली प्रोमो वाली चीज चले इन दोनों के बीच में, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त। इसके अलावा भाई कुछ मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। हमें पता चल गया है कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए, लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस। तो अभी तो केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच में सब कुछ कूल नजर आ रहा है, बट हमको पता है कि जैसे जैसे आगे जाएगी चीजें कुछ ना कुछ होने वाला है, या तो केओ की तरफ से कुछ स्टर्नर टाइप्स कुछ आएगा, या फिर मोस्ट पॉसिबली हमें आरकेओ भी देखने को मिल सकता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, क्योंकि इस तरीके की चीजों में रैंडी ऑर्टन मतलब सबसे पहले करते हैं ऐसा कुछ स्ट्राइक वगैरह। सो रैंडी ऑर्टन की तरफ से आरकेओ भी आ सकता है। तो देखते हैं, मतलब एक ट्रिपल थ्रेट मैच है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। इधर एजे स्टाइल्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है एले नाइट का चैलेंज, तो एले नाइट और एजे स्टाइल्स के बीच में मैच होगा रेसलमेनिया 40 में। देन जिमी यूसो ने जे यूसो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जे यूसो ने रॉ में उनको चैलेंज किया था और आज जिमी यूसो ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये भी एक मैच
बन चुका है। देन रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार ने मैच तो वैसे अगले हफ्ते के लिए उनका मैच जो है वो स्केड्यूल हो गया, बट पॉसिबली उस मैच को वहां पर हमें जो है वो क्लियर विनर वगैरह ना दिखे और फिर वो मैच ड्रैग होते हुए हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिले। देन वुमेन्स डिवीजन में मेन इवेंट में मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सा लगा, मतलब मैच तो डकोटा काई और बेली का था जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होती है क्योंकि डैमेज कंट्रोल के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं बेली को अटैक करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नियोमी आती है उनको सेव करने के लिए। अब नियोमी आती है जब उनको सेव करने के लिए तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि पहले तो आएगी बियांका ब्लेयर और बियांका ब्लेयर भी फिर पिटेगी, फिर आएगी जेड कारगिल। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वाई? क्योंकि जो रूमर्स आ रही है, जो सारी चीजें आ रही है उसके हिसाब से बेली और चलो उसका तो मैच है ही उसका आएगा चैंपियनशिप के लिए, बट नियोमी, बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल ये तीनों जो है वो डैमेज कंट्रोल के बाकी मेंबर्स को फेस करने वाले रेसलमेनिया 40 में जैसी रूमर्स वगैरह आ रही है। तो ये एक परफेक्ट मौका था और मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि भाई बियांका ब्लेयर आने वाली है। उसके बाद फिर जेड कारगिल भी आएगी, बट देन हम क्या देखते हैं कि शो ऑफ एयर चले जाता है। तो बहुत ही अजीब सी एंडिंग थी वो, कुछ समझ सा नहीं आया क्योंकि जब नियोमी आई तो नियोमी भी पिटी और फिर डैमेज कंट्रोल जो है वो स्टैंड टॉल की शो ऑफ एयर होते हुए, तो समझ सा नहीं आया। जब नियोमी को लाना था तो फिर बाकी मेंबर्स भी आने थे, मतलब बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल, और अगर आपको इस हफ्ते डैमेज कंट्रोल को स्टैंड टॉल दिखाना था तो फिर उस हिसाब से फिर आपको नियोमी को भी नहीं लेकर आना चाहिए था, मतलब वो सेंस ही नहीं बन रहा था। फिर बेली ही अकेली वहां पर पिटती और डैमेज कंट्रोल स्टैंड टॉल करती और फिर आगे कमिंग वीक्स में आप जो है वो बियांका ब्लेयर, नियोमी, जेड कारगिल इन सबको इंट्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये थोड़ी सी मुझे अजीब सी एंडिंग लगी, अटपटी सी एंडिंग लगी। बाकी देखते हैं आगे चलकर किस तरीके से WWE चीजें करने वाली है इस पर्टिकुलर फ्यूड को लेकर, बिकॉज बेली और ईओ स्काई और ये सारी जो स्टिपुलेशन, ये जो स्टोरी लाइन वगैरह चल रही है, ये आप कह सकते हो कि अच्छी खासी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल शो डिसेंट था। आपको ये कैसा शो लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो ये थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।